जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? पहला प्रश्न में कहा गया, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों अगर हम बात करें संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकता के अधिकार को जो विनियमित करने की शक्ति है वो किसके पास है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यपाल या राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नागरिकता के लिए, तो क्वेश्चन आप याद रखना, भारत में जो नागरिकता की प्रणाली है वो एकल नागरिकता की प्रणाली ली गई है। और एकल नागरिकता की प्रणाली हमने किस देश के संविधान के मॉडल से ली है? तो वह है आपका ब्रिटेन। तो भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान के मॉडल से ली गई है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नागरिकता के जो अधिकार हैं इनको विनियमित करने की शक्ति ये भारतीय संसद को है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का भाग दो ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य मठों में विकसित हुआ है? दोस्तों भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मठों में विकसित हुआ? आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सतरिया, कथक या मोहिनीअट्टम। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सतरिया नृत्य की उत्पत्ति मठों से हुई है। मठों को क्या कहा जाता? तो मठों को कहा जाता सत्र। तो मठों में होने के कारण मठों को क्या बोलते हैं? सत्र। तो सत्र का नाम पड़ने के कारण इसका नाम पड़ गया सतरिया। और मैं आपको बता दूं असम का लोक क्लासिकल डांस है और इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो शंकर देव को माना जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? वो आपका सतरिया। और इसके जनक कौन है? शंकर देव। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है वो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है। तो ये भी आप याद रखें। मोहिनीअट्टम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। क्या कहा गया, ओल चिकी लिपि किस भाषा के लिए प्रयुक्त होती है? दोस्तों ओल चिकी लिपि आपके ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, संथाली या पंजाबी। आपका सही जवाब क्या होगा? ओल चिकी लिपि ये संथाली भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, ये आप याद रखना, गुरुमुखी लिपि ये पंजाबी भाषा की लिपि है, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप याद रखना, कर्नाटक का शहर है मैसूर, और मैसूर में भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर। तो हमसे पूछा गया था ओल चिकी लिपि ये आपका संथाली के लिए यूज होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों यूरोपीय यूनियन यूरोप के 27 देश और जो आपका 27 देशों का एक समूह है। तो ये आप याद रखना। और ये यूरोप की संप्रभुता के लिए एक देशों का समूह बना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो ये आप याद रखना, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। दोस्तों यहाँ पे लिखा है लंदन। लंदन में ना एक मुख्यालय आप याद रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। तो ये भी आप याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय भी लंदन में है। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों हमसे पूछा गया था यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय वो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कौन सी एजेंसी कार्य करती है? दोस्तों इंटरपोल ये इंटरनेशनल पुलिस के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। तो जो काम इंटरपोल करता है वही भारत में करती है सीबीआई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सीबीआई। और सीबीआई ना ये आपके पेंशन, कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो ये जरूर याद रखना कि सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो पेंशन, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, ठीक है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, लोक शिकायत मंत्रालय। तो हमसे पूछा गया था इंटरपोल के समान भारत में कौन है? वह है सीबीआई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और इंटरपोल का मुख्यालय याद रखिएगा फ्रांस का लियोन शहर में। लियोन फ्रांस का शहर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, सौरमंडल के किन ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है?
दोस्तों जोवियन ग्रह का मतलब है कि इन ग्रहों की संरचना जो है वो बृहस्पति के संरचना के समान है। इनकी उत्पत्ति जो हुई है ना वो बृहस्पति की उत्पत्ति के समान हुई है। और मैं आपको बता दूं जोवियन प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन 4 ग्रहों को जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल मिल्की वे नाम की आकाशगंगा में है, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, खंजर। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किस देश की विशेष सैन्य यूनिट के बीच आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो दोस्तों खंजर युद्धाभ्यास आपके ऑप्शन है अमेरिका, किर्गिस्तान, मंगोलिया या मिस्र। सही जवाब क्या होगा, खंजर युद्धाभ्यास जो होता है वो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। और अभी हाल ही में कहाँ हुआ था, ये तो असम में हुआ था। ठीक है, तो खंजर किर्गिस्तान के साथ। मंगोलिया के साथ कौन सा करते हैं हम, मंगोलिया के साथ करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट जो डांस होता है ना, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट ये एक युद्धाभ्यास है, ये हम करते हैं मंगोलिया के साथ। मिस्र के साथ कौन सा करते हैं, तो साइक्लोन करते हैं। मिस्र के साथ हम साइक्लोन नाम का युद्धाभ्यास करते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था खंजर, तो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों मटकी मालवा क्षेत्र में होता है और ये विवाह के दौरान किया जाता है, मटकी विवाह के दौरान, तो ये मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 डांस और बता देता हूँ आपको, एक है आपका मांच, एक आपका जवारा, जवारा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है मध्य प्रदेश में, और एक आपका गिरदा, गिरदा गेहूं की फसल काटने के दौरान किया जाता है। तो मांच, मटकी, गिरदा, जवारा ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात का बता दूं तो गुजरात का टिप्पानी बड़ा फेमस है, टिप्पानी, गरबा बहुत आता है और डांडिया बहुत आता है, ये सब आप याद रखना। उत्तराखंड के मैं 3 डांस आपको बता देता हूँ, जागर बहुत पूछता है एग्जाम में, जागर। ठीक है, चौफला बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, चौफला, चौफला कहाँ का लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का। लंगबीर बहुत आता है आपके एग्जाम में, लंगबीर। और रम्मन आप याद रखिएगा, रम्मन। छोलिया याद रखिएगा, छोलिया, तो ये भी आपका उत्तराखंड का ही लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा गया मटकी, मटकी आपका मध्य प्रदेश का है। यूपी के तो आप जानते हैं चरकुला है, धुरिया है ना, और कई बरेदी होता है यूपी में, तो वो सब चीज़ें आप याद रखना। पुष्कर मेला मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध मेला या त्यौहार है। दोस्तों पुष्कर दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला माना जाता है, और ये कहाँ पर लगता है, राजस्थान में लगता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों राजस्थान में एक त्यौहार और होता है गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव, और ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह के मिलन के रूप में मनाया जाता है, तो ये आप याद रखना, गणगौर उत्सव राजस्थान। राजस्थान का एक डांस भी आप याद रखना, कालबेलिया, कालबेलिया सपेरा जनजाति का नृत्य है, तो ये जरूर याद रखना। 13 ताली बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, 13 ताली। ठीक है, कठपुतली बहुत आता है आपके एग्जाम में, कठपुतली, तो ये भी आप याद रखना, 13 ताली, कठपुतली, कालबेलिया, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक डांस याद रखना, धुनुची, धुनुची डांस, ये पश्चिम बंगाल का होता है। ठीक है, बाउल बहुत आता है आपके एग्जाम, बाउल, बाउल, ये भी आप याद रखना पश्चिम बंगाल का। उनसे पुष्कर मेला पूछा गया था, राजस्थान का मेला है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, 49वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच की सीमा को कहते हैं। दोस्तों यहाँ क्या लिखा गया है, ये गलत हो गया, कहते हैं, तो हमें बताना कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है। सही जवाब क्या होगा, आपके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, पोलैंड। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए अमेरिका और कनाडा की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसको कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तो 38वीं समानांतर रेखा है, और जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा, तो ये जरूर याद रखना, हिंडनबर्ग रेखा ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है। भारत चीन के बीच ये मैकमहोन रेखा है, मैकमहोन रेखा, तो ये भी आप याद रखना। हमसे पूछा गया था 49वीं समानांतर रेखा, आंसर होगा अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये दुनिया से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कार्य करती है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, और ये बर्लिन बेस्ड है, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पेरिस, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। दोस्तों वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, ये जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसकी जो राजधानी वो क्या है, आपके ऑप्शन है क्विटो, ओटावा, कराकास या लीमा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कराकास वेनेजुएला की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा को बोलीवर कहा जाता है, बोलीवर। ठीक है, यहाँ की मुद्रा को बोलीवर कहा गया है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तुर्की की राजधानी बहुत आती है आपके एग्जाम में, लीरा। तुर्की की राजधानी लीरा, ये जरूर याद रखना, काफ़ी आते हैं एग्जाम में। और तुर्की की राजधानी मुद्रा है, मुद्रा लीरा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है लीमा, लीमा पेरू की राजधानी है, ठीक है, पेरू। क्वीटो, क्वीटो इक्वेडोर की राजधानी है, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो वेनेजुएला की राजधानी हमसे पूछी गई थी, कराकास आंसर होगा। मुद्रा जरूर याद रखिएगा, बोलीवर, बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पोलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों, आपके ऑप्शन है जलोटी, फोरिंट, ये फोरिंट है, टे, और यूरो, पाउंड। सही आंसर क्या होगा, पोलैंड की मुद्रा को जलोटी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। फोरिंट की बात करूँ तो ये हंगरी की मुद्रा है, हंगरी, ठीक है, हंगरी की मुद्रा है, ठीक है, आप याद रखना। ब्रिटेन में क्या चलती है, तो पाउंड चलता है, ब्रिटेन में पाउंड, क्लियर, याद रखिएगा। तो पोलैंड की मुद्रा जलोटी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है। कितने पाकिस्तान, आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, खुशवंत सिंह, कमलेश्वर या यशपाल। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। यशपाल की बात करूं तो यशपाल का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच, झूठा सच। खुशवंत सिंह की बात करूं तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये आप याद रखना, ए ट्रेन टू पाकिस्तान ये आपका खुशवंत सिंह का है, क्लियर, याद रखिएगा। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्ण रूप से रूस में बहती है। दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी आपके ऑप्शन है डेन्यूब, वोल्गा, यूराल या राइन नदी। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वोल्गा नदी, जो रूस के बलदाई पहाड़ियों से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस में पूर्ण रूप से बहती है, क्लियर, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी एक ऐसी नदी है जो यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है, क्लियर, 10 देशों के। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि 4 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। राइन नदी की बात करूँ तो राइन नदी, इसको कोयले की नदी कहा जाता है, कोयला नदी। और ये जो नदी है ना, इस पर एक बंदरगाह भी है, एम्स्टर्डम बंदरगाह। एम्स्टर्डम यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, वो राइन नदी पर है, क्लियर। हमसे पूछा गया था यूरोप की सबसे लंबी नदी, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है, वो है आपकी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची आपके ऑप्शन है आपका बी, छठी अनुसूची में इस बात का प्रावधान है, ठीक है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, आंसुओं में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। दोस्तों मानव के आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपके ऑप्शन है लाइसोजाइम, टाइलिन, पेप्सिन या रेनिन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये आंसुओं में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आंसुओं की बात करूँ तो आंसू हमारी आंख में कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, तो आंसर होगा लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि, क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। टाइलिन की बात करूँ तो मानव की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ये जरूर याद है, टाइलिन लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवा। अगला प्रश्न, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। दोस्तों सिनेबार की मैं बात करता हूँ तो सिनेबार आपके ऑप्शन है जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पारा। तो पारे का अयस्क होता है सिनेबार, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। पारे का जो प्रतीक चिन्ह है ना, आवर्त सारणी होता है Hg, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों आपका जिंक, जिंक का अयस्क आप याद रखें कैलेमाइन, कैलेमाइन ये जिंक का अयस्क होता है, ये आप याद रखें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कोरम की अगर हम बात करते हैं तो सदन की कार्यवाही के लिए जो बैठक शुरू करने के लिए कार्यवाही होती है उसके लिए गणपूर्ति होनी चाहिए कुल सदस्यों का 1/10। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1/10 होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ, देखो हमारे संसद में ना जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो होते हैं तारांकित प्रश्न। तो क्या आप बता सकते हैं तारांकित प्रश्न क्या होता है। तो तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसका जवाब शीघ्र ही मौखिक रूप से दिया जाए, ठीक है। तो मौखिक रूप से जो जवाब दिया जाता है वो होता है आपका तारांकित प्रश्न, याद रखना, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो पूछा गया था कि संविधान के अनुसार सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो कुल सदस्यों का 1/10 होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहा गया, स्तूप वास्तुकला में तोरण किसको संदर्भित करता है। दोस्तों स्तूप की वास्तुकला जब हम पढ़ते हैं तो तोरण जो होता है ना वो स्तूप का प्रवेश द्वार होता है, आपका ऑप्शन बी सही है, प्रवेश द्वार तोरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे है परिक्रमा पथ, तो इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा, ये जरूर याद रखना। गुंबद को अंड बोला जाता है, अंड, तो ये भी आप याद रखना। और एक जगह होती है आपकी हर्मिका, गुंबद के ऊपर एक आयताकार बालकनी होती है तो वो उसको हर्मिका बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। तो स्तूप वास्तुकला में तोरण प्रवेश द्वार होता है।
तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 20 प्रश्नों का अभ्यास मैंने कराया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोस्तों के साथ कीजिएगा, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।